और पहली ही बार इस रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद हमने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट की और ये सोचा कि इस समाज में हमारे कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और अपनी नीतियों को उसमें आगे बढ़ाना है। उसमें हमने पाया कि जो अनाथ बच्चे थे, उन अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बनाया जिसे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। पैदा होने के बाद से अगर उसके माता पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं, किसी दुर्घटना में वो उनको छोड़कर चले गए और वो बुरी तरह अनाथ हो गए, कौन उन बच्चों का ख्याल रखेगा? हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए कानून बनाया, योजना बनाई और जो पैदा होने के बाद से जो भी बच्चा होगा, अगर उसके माता पिता उसके पास नहीं होंगे तो उसको एक नर्स उपलब्ध करवाई जाएगी। हर महीने उसके पॉकेट में 1000 रुपया उसके अकाउंट में जमा करवा दी जाए। 18 साल के बाद उसे 4000 रुपया महीना मिलेगा और 27 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। और 4000 रुपया महीने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने कोचिंग करनी है +2 के बाद, 10वीं के बाद, तो उसको 75,000 रुपया ट्यूशन के मिलेंगे और उसको मेडिकल कॉलेज में अगर सिलेक्ट होती है, प्रोफेशनल कॉलेज में सिलेक्ट होती है, आगे की पढ़ाई शुरू करती है, उसका पूरा फीस का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 4000 रुपया उसको पीजी और हॉस्टल के लिए भी देगी। अब जब बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी, उस दृष्टिकोण से हमने उनकी भावनाओं को पहचाना और कहा जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को साल में एक बार घुमाने के लिए ले जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने 15 दिन की साल में एक बार घूमने की सुविधा उपलब्ध करवाई कि वो बाह्य किसी भी स्टेशन पर जाएंगे और 3 स्टार होटल में अपने 15 दिन के लिए वो साल में एक बार घूम सकते हैं। अगर उनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो उनको घर के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और घर बनाने के लिए भी पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपया हमारी सरकार दे रही है। योजना जब धरातल पर उतरे तब खुशी होती है। योजना केवल शब्दों में ना रहे, कोई सोच में ना रहे। मुझे खुशी है कि सामाजिक कल्याण विभाग को जब हमने कार्य दिया, ये योजना से 6000 बच्चों को प्रदेश में लाभ हो रहा है और कई बच्चों की शादी इस योजना के अंतर्गत हो रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है। आपके क्षेत्र में भी कोई अनाथ बच्चा है, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर अपना फॉर्म भर सकता है। 27 साल तक जो सरकार के द्वारा सुविधा है उसको उपलब्ध करवा सकता है। उसके बाद एकल नारी और विधवा नारियों को कैसे सम्मानित किया जाए, इस दृष्टिकोण से सोचा गया और हमने एकल नारी के घर बनाने के लिए जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। निश्चित रूप से जितने संसाधन होंगे उनका सदुपयोग करना हमारा दायित्व है। फिर हमारे बुजुर्गों की बात है। जब बुजुर्ग आते हैं जिन्होंने इस प्रदेश में अपना जीवन पूरी तरह निछावर किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रदेश को सींचा है, उनके प्रति कैसे आदर भाव बढ़े। तो आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन का समारोह इसी उपलक्ष्य में बनाया गया है और इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि हम आने वाले समय में हमारी आबादी के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज में जो बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें कैसे सम्मान मिले। अभी हमने, आपको कुछ योजनाओं को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमने वृद्ध आश्रम को खोलने की दृष्टिकोण से बजट एलोकेट किया है और ज्वालामुखी में एक हिमाचल प्रदेश का सबसे बढ़िया, जिसे आप बोल सकते हो सबसे बढ़िया ओल्ड एज होम रिजॉर्ट के रूप में ज्वालामुखी में उसका कार्य शुरू किया गया है। तकरीबन उसमें जो भी बुजुर्ग अपना रहना चाहेगा बड़े आराम से रहेगा।
और उसके अलावा और प्रदेश में भी वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। ये आश्रम नहीं होंगे, ये घर की तरह माहौल होगा, एक वातावरण बनाया जाएगा, कोई बंद कमरों में नहीं होगा, खुली सुविधा होगी, वहाँ रहने की सुविधा होगी, जब जाना है तो जब जा सकता है, अपने वहाँ आना सकता है, वहाँ आ सकता है, और वहाँ सारी सुविधाएं उन बुजुर्गों को उपलब्ध होगी। तकरीबन हमारी सरकार ने जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उसमें आय सीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा है। हमने कहा है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उसे 1000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी, और 69 से जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उन्हें 1500 रुपए के करीब पेंशन मिलेंगी, और 70 साल से ऊपर वालों को 1700 रुपया पेंशन मिलेगी। तो 6,71,000 जो बुजुर्ग हैं उनको हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं वृद्ध है, 60 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं वृद्ध है, उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं, और 2,37,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। अब स्थितियां, हमारी आर्थिक स्थितियां जो है उसमें हमने थोड़ा सुधार किया है, और जो ये योजनाएं लाए हैं ये उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके आपके लिए योजना लाए हैं, ताकि जो पैसा आपका था उसको हमने रोका है, और जो पैसा बिना किसी कारण खर्च कर दिया जाता था उस पैसे को भी हमारी सरकार ने रोक लगाई है, और कहा है कि जो प्रदेश की संपदा है उसका धन सदुपयोग हो, उसके धन का सदुपयोग हो, उसको इन्वेस्टमेंट ड्रेन के रूप में बहाया न जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कुछ व्यक्तिगत योजनाओं में बदलाव किया है, और हमारी कोशिश है कि इस प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाया जाए, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बने। इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर और कैसे प्रदेश बनेगा जब सबको सुविधाएं उपलब्ध होगी। हमारी सरकार ने जब देखा कि शिक्षा संस्थानों की, जो हमारे शिक्षा संस्थान है उसमें जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, उनकी पढ़ाई में क्यों गिरावट आ रही है, क्या कारण रहा कि जो सरकारी स्कूल बने हैं, गवर्नमेंट स्कूल बने हैं, हर जगह हम स्कूल खोलने में ज्यादा जोर देते थे, क्वालिटी एजुकेशन में हमने जोर नहीं दिया, और हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 2021 में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमें फैसला करने थे। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 स्कूल और खोल दिए, उसका फर्क क्या पड़ा? जो स्कूल खोले उसमें भर्तियां नहीं की गई, बल्कि उसमें दूसरे स्कूल से टीचर दूसरी जगह नियुक्त कर दिए गए, जिसके कारण उस स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित हुई और इस स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित हुई, और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में गिरावट आ गई। हमने उन स्कूलों को खेलने से मना किया, रैशनलाइजेशन की, कई जगह उसका अध्यापक वर्ग विरोध करते हैं, लेकिन हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। हमने उस दृष्टिकोण से फैसला किया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2 साल में हमने 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। 16 सेक्टर अंकों की छलांग हमने लगाई है, और साक्षरता दर में पूरे हिंदुस्तान में 99.30 में हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनकर आया। ये नीतिगत बदलाव से हो रहा है। कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो थोड़े से सख्त होते हैं, जैसे आंवला खाते हैं उसका स्वाद शुरू में कड़वा लगता है, बाद में उसका स्वाद धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। तो अब जो हमारा स्वाद जो कड़वा था सरकारी स्कूली क्षेत्रों में वो अच्छा लगने लगा है। हम 100 स्कूल सीबीएसई करने जा रहे हैं, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, और बच्चों को अच्छा खाना स्कूल में उपलब्ध हो, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। आने वाले 2-3 सालों में आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, आप महसूस करोगे कि हमारे इतने अच्छे बच्चे, हमारे जो सरकारी गांव के बच्चे हैं, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उसका हमने कार्य शुरू कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में क्या हाल है? सबसे ज्यादा वृद्धों को हेल्थ की जरूरत होती है। अब आईजीएमसी हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है,
हर जगह मेडिकल कॉलेज खुले हैं। अब सरकारें आती है, एक व्यवस्था के साथ आती है, चली जाती है। कभी आपने कल्पना की कि आपके मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार की स्वस्थ व्यवस्था है? हम बड़ी मुश्किल से उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विरोध में भी लोग कई बार बातें आती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में जो आपका आईजीएमसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें एमआरआई की मशीन लगानी है तो 20 साल पुरानी है। आपके वहां कोई चेक करवाने जाए तो 15-15 साल की एक्सरे की मशीनें आपकी लगी है। डॉक्टर सही उपलब्ध नहीं है। कितने ज्यादा पेशेंट आते हैं, डॉक्टरों की उतनी उपलब्धता ही नहीं है। हमने कहा कि पहले हम अपने मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त करेंगे, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को दुरुस्त करेंगे और मेडिकल टेक्नोलॉजी में और जगह से आर्थिक तंगी के बाद तक लगाकर हम सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली के एम्स में है, दिल्ली के, उसको हम यहाँ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। वो इसलिए करवाने जा रहे हैं कि जब आप आईजीएमसी में जाते हैं, स्नोडन जाएंगे या कमला नेहरू में जाएंगे, कई बार आपको बोल दिया जाता है कि आप पीजीआई चले जाइए और आपको पीजीआई भेज दिया जाता है। पीजीआई में भी धक्के खाते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि पहले ही आईजीएमसी में ही, चमियाना में ही आपको ये पता लग जाए कि आपको बीमारी क्या है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए डायग्नोस सिस्टम अच्छा चाहिए। तो डायग्नोस सिस्टम को बदलने के लिए करीब 300 करोड़ की लागत से पूरे मेडिकल कॉलेज में हम इंस्ट्रूमेंट को बदल रहे हैं। अभी आपने देखा पहली रोबोटिक सर्जरी चमियाना में हुई। वो एक ऐसा इलाज है जिससे कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है। वो एक ऐसा इलाज है जिससे आपका एक्यूरेसी 90% तक एक्यूरेसी है ऑपरेशन की। तो अभी मुझे खुशी हुई, मैंने पता किया कि 30 ऑपरेशन जो दिल्ली में आपके 2 लाख से होंगे या 30,000 और 50,000 रुपए में हो रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का फायदा आपको होगा। अभी आप लेबोरेटरी में जा रहे हैं, आपके ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है, फिर आपकी रिपोर्ट शाम तक आती है, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब इलाज के लिए बोलते हैं। हमने कहा कि जो एम्स में अभी ऑटोमेटेड स्मार्ट लैब बनी है, उसके लिए मैंने 75 करोड़ रुपया आईजीएमसी, चमियाना और मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिया है। हेल्थ सेक्टर में भी हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए हम रोगी मित्र योजना लेकर आए हैं। उनका कार्य ये होगा कि आपके घर में जाकर आपका चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपका सारा जो नॉर्मल चेकिंग है उसको चेक करने के बाद अगर कोई डिजीज के सिम्टम पाए जाते हैं तो और आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में भी हमारे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, उनके लिए भी हम एक योजना लेके आ रहे हैं। पर इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे की जरूरत के लिए हमें कुछ फैसले करने पड़ते हैं। कई बार हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं और कई बार हमें अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। मेरा ये मानना है, हम उस खर्चे को नहीं देखते हैं जो हमारी जेब से, जब हम बीमार होते हैं कितना ज्यादा खर्चा आपकी जेब से चला जाता है। वो हिडन एक्सपेंडिचर को आप अनुभव भी नहीं कर पाते। उस समय आपके मन में होता है कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं और किसी न किसी प्रकार से आप अच्छा इलाज करवाने की सोचते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको अच्छा इलाज यहीं देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी सहयोग करने की जरूरत है। वैसे भी केंद्र सरकार ने जब से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और हमारे बुजुर्गों के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मकसद ये नहीं है कि हमें राजनीतिक लाभ उठाना था। कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई। मेरे पिताजी भी खुद कर्मचारी थे। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी गई ताकि बुजुर्ग अपना जीवन यापन सम्मान से जी सके। वो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, ना परिवार पर निर्भर हो, ना बच्चों पर निर्भर हो। बच्चे उन पर निर्भर हो कि हमारे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, ये हमारा खर्चा उठा रहे। और 1,36,000 कर्मचारियों को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी वो बंद कर दी। और हम पर यह दबाव रहता है कि आप इस पेंशन स्कीम को बदलकर दूसरी जो हम स्कीम लेके आए यूपीएस की, उसमें जाइए। मैंने कहा हमें अगर राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होती तो हम चुनाव 5 साल बाद 27 में होने थे तब देते। लेकिन हमने ये उनके सम्मान के लिए दी, बुजुर्गों के सम्मान के लिए दी, ताकि कोई भी बुजुर्ग जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है उसको सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहे और आराम से अपना जीवन यापन करता रहे। ये सोच हमारी थी।
और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो मुझे सुंदरनगर घुमारवी में लोग मिले, उन्हें पेंशन मात्र 5,000 रुपया मिलती थी। परिवार के जो बेटे थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, कहा कि आप अपना कहीं वृद्धाश्रम में घर देख लीजिए। मेरे पास वो आए, उन्होंने कहा कि आपने हमको 5,000 से 40,000 रुपया पेंशन दी, मेरे परिवार ने मुझे वापस बुला दिया, मैं उनके परिवार का भी खर्चा चला रहा हूँ, तो वो परिवार पर बोझ नहीं बने। ये मकसद हमारा है। तो हमारी सरकार आपके प्रति सजग है। खासकर सामाजिक क्षेत्र में हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सामाजिक कल्याण विभाग हमारे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है, आने वाले समय में आप लोगों का आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप ये फैसला कीजिए कि हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और देश के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य भी बन सकते हैं। हमने नीतिगत बहुत बदलाव किए हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता को मिलने जा रहा है। हमारी संपदा जो है वो पानी है और इस संपदा को हमने बहा दिया है। आज बड़े बड़े कारपोरेशन है, एनटीपीसी है, एचपीएल है, वो 100 रुपया लगाने के बाद, 100 रुपया कमाने के बाद 80 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है हिमाचल प्रदेश को। उस संपदा का सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो संपदा है उसका कुछ रॉयल्टी के रूप में कुछ शेयर बढ़ा दीजिए। हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। एक कंपनी की JSW, जिसने 250 करोड़ रुपया साल के लिए कोर्ट से भी शेयर ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जीता, उससे 250 करोड़ रुपया हमें मिलना शुरू हो गया। वाइल्ड फ्लावर हॉल है कोमराई के पास का, 23 साल से सरकार की संपदा पर अधिपत्य जमा कर बैठे हुए थे। आज उससे हमको 100 करोड़ रुपया भी ले रहे हैं हमसे और 2 करोड़ रुपया पर महीने के हिसाब से ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। ये पैसा आपका है जिसको सरकारें अनदेखी करती रह रही है। हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। मैं सभी वृद्धजनों को ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आपकी उम्र में इजाफा हुआ है और हम चाहते हैं कि आपको इस उम्र में अच्छा इलाज मिले, आपको अच्छा सम्मान मिले, आप समाज और में और परिवार की नजर में आप उनके संरक्षक बनकर रहे, ना कि आप उन पर डिपेंडेंट होकर रहे। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कुछ न कुछ और आने वाले समय में परिवर्तन करेगी। निश्चित रूप से मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।